शोधार्थिनः शोधकार्यं कर्तुं प्रशिक्षणं गृह्णन्ति। अस्यां कक्षायां भवतां कृते शोधकार्यं कथं कर्तव्यम्, अस्य विषयः कथं निर्धार्यः, अथ च तत्र शोधप्रबन्धस्य मुख्य विषय प्रस्तुतये ज्ञातव्याः अंशाः केचित् कथ्यन्ते। शोधार्थियों, आप लोग सावधान रहें। यहाँ हम आप लोगों को शोध प्रबंध के मुख्य विषय प्रस्तुति के विषय में ज्ञातव्य विषय पर कुछ कहेंगे और उसके बाद समीक्षात्मक संस्करण में प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों पर भी प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम ज्ञातव्य है, आप लोग शोध में कार्य में प्रवृत्त होंगे। हम यह मान करके चलते हैं कि आप लोगों ने निबंध लिखा होगा। निबंध लेखन एक कला है। आप लोग छात्र के लिए नियम है कि आरंभिक कक्षा से लेकर के उच्च कक्षा तक किसी किसी विषय पर लेख लिखाए जाते हैं। कुछ उसके लिए अंक निर्धारित रहते हैं। जो निबंध लिखने में पटु हो छात्र, आरंभ से ही उसका अभ्यास कराया जाता है और आगे चल करके प्रौढ़ निबंध लिखने में समर्थ हो जाते हैं। जब निबंध लिखने में समर्थ हो जाते हैं, अनेक निबंध लिख चुके रहते हैं, उसके बाद शोध का अवसर आता है। अथवा यूं कहिए कि जो निबंध नहीं लिखे हैं वो शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शोध कार्य क्या है, निबंध का ही बड़ा रूप है। किसी विषय पर हम निबंध लिखते हैं तो संक्षिप्त में उसके विषय में जानकारी देते हैं, सामग्री जुटाते हैं, किंतु शोध कार्य में बृहत आयाम होता है। उसके लिए पृष्ठ निर्धारित रहते हैं कि इतने पृष्ठ होंगे। तो शोध कार्य के लिए आप लोग सबसे पहले ये निर्धारित करें कि हमने कितने निबंध लिखे हैं और निबंध लिखने में कितनी पटुता है। तो हम मान करके चलते हैं कि आप लोगों ने निबंध लिखा होगा और उसी का बृहत रूप है। तो सर्वप्रथम यह होता है कि हम विषय का चयन करें, किस विषय पर हमें शोध कार्य करना है और उसके सांगोपांग उसके विषय में सामग्री संकलन करके 200 से ज्यादा पृष्ठ लिखने हैं। तो सबसे पहले यह निर्धारित कीजिए कि हमारा शास्त्र क्या है, इन शास्त्रों में किस ग्रंथ का अध्ययन विशेष रूप से किया है, व रुचि का विषय हमारा ये क्षेत्र है अपने शास्त्र में। आप जैसे देख लीजिए कि व्याकरण शास्त्र है तो उसके प्रक्रिया ग्रंथ हैं, सिद्धांत कौमुदी आदि। उसके मूल ग्रंथ अष्टाध्यायी है। उसके बाद पदार्थ विषयक ग्रंथ, जिसे दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं, व्याकरण के दार्शनिक ग्रंथ, व्याकरण भूषण सार, परम लघु मंजूषा इत्यादि, परिभाग सिंधु शेखर। तो किस ग्रंथ में ज्यादा प्रवेश है आपका, ये देख लेंगे। जहां ज्यादा प्रवृत्त है, जहां हम देखेंगे कि हम इतने तो पढ़े और इसे दूसरे नवीन रूप में हम छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए, कि विद्वानों के लिए हम नवीन रूप से इसे इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या सामग्री गुरु से समझेंगे कि इसमें हमने जो अध्ययन किया है उसको नवीन ढंग से प्रस्तुत कैसे करें, किस विषय में करें। क्योंकि शोध कार्य क्या है, कहते हैं कि आविष्कृतम नूतनम वा प्राचीनम वा परिष्कृतम। आप नवीन बात कहिए तो अच्छी बात है, नवीन बात नहीं कह सकते हैं, वो क्षमता नहीं है,
तो प्राचीन जो लिखा हुआ है उसको परिष्कृत रूप में, नवीन रूप में प्रस्तुत कीजिए। अब दार्शनिक विषय मंजूषा में है तो उसको हम किस तरह नवीन ढंग से आधुनिक छात्रों के उपयोगी, आधुनिक लोगों के लिए उपयोगी हम कैसे बनाएं, हम कैसे उसमें सामग्री संकलन करके उसको सजाएं, तो इसके लिए विषय निर्धारण तो करना ही है। इसी प्रकार अब साहित्य को लीजिए कि साहित्य व्यापक विषय है। अब उसमें काव्य भी आते हैं, काव्य शास्त्र भी आते हैं, छंद शास्त्र भी आते हैं उसके अंतर्गत। तो अब हमने इतने काव्य पढ़े हैं तो काव्य का किस काव्य पर ज्यादा प्रवेश है, चाहे किस काव्य पर अभी आलोचना नहीं हुई है, किस काव्य के विषय में हमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है उसका, चाहे काव्य शास्त्र लीतिसी चैप्टर व अन्य विषय। इस प्रकार के सर्वप्रथम क्या होता है तो मुख्य विषय निर्धारित करना होता है। जब विषय निर्धारित हो गया, मान लीजिए कि आप दर्शन शास्त्र के छात्र हैं तो सांख्य शास्त्र दृष्टिया प्रकृति विवेचनम, तो अब ये विषय लिया तो सांख्य में प्रकृति क्या है उसके विषय में लिखेंगे, तो विषय तो निर्धारित हो गया। अब विषय का विस्तार करेंगे, विषय क्या क्या चैप्टर देंगे, कितने प्रभाग होंगे, कितने उसके भेद होंगे, इस सब को ध्यान में रख करके उसका प्रारूप बनाया जाता है, पूर्व रूप बनाया जाता है। माने निर्धार्यमाण, जिसे हम निर्धारित करेंगे, निर्धारित कर रहे हैं, व करिष्यमाण, जो हम आगे करेंगे, क्या क्या करेंगे। मकान बनाते हैं तो सीधे मकान नहीं बनाना लगता है, लोग पहले दिमाग में हटा लेते हैं कि हमको क्या करना है, किस हिसाब से करना है। उसके बाद कागज पर लिखते हैं कि यहाँ भवन रहेगा, यहाँ कक्ष रहेगा, यहाँ बरामदा रहेगा। उसके बाद धरा पर लाते हैं। उसी प्रकार ग्रंथ जो है पहले बुद्धि में निर्मित हो जाता है ग्रंथ। इसीलिए भट्टोजी दीक्षित ने जो कहा कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, तो यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यह तो जब प्रस्तुत है तब तो यह, अब तो बनी ही नहीं है सिद्धांत कौमुदी, ग्रंथ बनाएंगे तो इयम कैसे कहा, ये शंका किया है आचार्यों। उस पर उत्तर देते हैं कि यम बुद्ध्या विषयीकरणात् इयमिति निर्देशः, बुद्धिगत सिद्धांत कौमुदी बन चुकी है, उनके दिमाग में सेट कर चुके हैं कि हम अमुक जगह कारक देंगे, अमुक जगह समास देंगे, हम ये विषय देंगे, सब उनके मस्तिष्क में आ चुके हैं। तो उनके मस्तिष्क में आ चुके हैं और उसके बाद धरातल पर लाएंगे। इसी प्रकार हम शोध कार्य जो करेंगे उसको पहले मस्तिष्क में ला लेंगे कि हम इतने विषय देने हैं, यह विषय है, तो उसका सिनॉप्सिस बनाएंगे, प्रारूप। ये किसी ग्रंथ का प्रारूप बनाने में क्या क्या जरूरी है, तो पहले पूर्व पीठिका रखेंगे, भूमिका। भूमिका में क्या कहा जाता है, तो ग्रंथ के विषय में पूर्व रूप, पहले बैकग्राउंड एक देंगे, वो भूमिका है। उसके बाद अध्याय में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, कम से कम 5 अध्याय तो होने ही चाहिए, 10 अध्याय, 12 अध्याय, 15 अध्याय में बांटिए और उसके विश्लेषण करते करते विषय बनाइए प्रत्येक अध्याय का। तो इस प्रकार मुख्य विषय प्रस्तुति करने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले विषय निर्धारण करना अपने शास्त्र में। अब लोग कर लेते हैं, है साहित्य के विषय दर्शन के रख लेते हैं, तो शोध मंडल में छाटा जाता है,
क्योंकि उनका विषय, जो जिस विषय में आचार्य रहेंगे उसी विषय में अनुसंधान करेंगे, तो उस विषय संबद्ध विषय का रहना चाहिए। कितने आदमी क्या करते हैं, तो शास्त्र द्वय का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, शोध कार्य जो है तुलनात्मक अध्ययन है, परंतु जब तुलना करेंगे तो दोनों, तुलना एक में है नहीं, दो में है, तो दोनों विषय का ज्ञान आपको रहना चाहिए और ज्ञान अर्जन करेंगे। अब एक छात्र ने विषय रख लिया कि नैषधि चरितस्य दार्शनिकम समीक्षात्मक अध्ययनम, तो ठीक है, दर्शन बहुत है नैषधीय में, समीक्षा करनी होगी। यदि दर्शन का अध्ययन ही नहीं है, केवल अध्ययन साहित्य का किया, तो नहीं कर सकता है, उसको चाहिए दर्शन का प्रौढ़ ज्ञान, तब वो तुलनात्मक विवेचन कर सकता है। तो इसी प्रकार आप रखेंगे कि नैषधीय चरित में आयुर्वेद विज्ञान, तो रख सकते हैं, साहित्य वाले भी रख सकते हैं, क्योंकि साहित्य विषय है, परंतु आयुर्वेद जो है उसका अध्ययन तो उनको रहना चाहिए। जो अध्ययन ही नहीं है तो दोनों में तुलना कैसे करें। तो ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो विषय ले रहे हैं वो विषय पर हम सामग्री संकलन कर सकते हैं। शोध प्रबंध सीधे लिखा नहीं जाता है। आप शोध लिख लीजिए, विषय लिए, आप बैठ करके लिखने लगे तो नहीं होगा। आप विषय देखिए, तत्संबद्ध, वो विषय से संबद्ध अंश कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस किस ग्रंथ में मिलेंगे, उस ग्रंथ से सामग्री संकलन कीजिए, नोट करते जाइए, इसमें ऐसी बातें हैं, इस ग्रंथ में ऐसी बातें हैं, पहले नोट करते चलिए। तो शोध कार्य में सबसे पहले है कि आप निर्धारित जो विषय है उसके संबंध में जिज्ञासा रखनी चाहिए। बात बात में आपको उस विषय में मिलते विद्वानों से बातें कीजिए, उसी क्रम में मिल जाएगा कि ये हमारी विषय से संबद्ध है, ये कहाँ मिलेगा। तो जिज्ञासा जब है तो समाधान होगा ही। इसलिए जिज्ञासुभिर्भाव्यम भवद्भिः जिज्ञासुभिर्भाव्यम, जिज्ञासा यदि रहे तो उसका समाधान होगा ही। ग्रंथ से नहीं होता है, गुरुओं से होगा। हम लोग अनुसंधान कार्य करते थे और जहां बहुत कठिनाई मालूम पड़ती थी, नहीं समझ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो नहीं समझते हैं, तो चले जाते थे मिथिला विद्यापीठ, मिथिला इंस्टीट्यूट दरभंगा, और वहां आचार्य शोभाकांत जयदेव झा थे, बाबू मिश्र थे, उनसे जाकर के समझते थे और वो समय देते थे वे लोग भी। तो नीतिकारों ने कहा है, यह पठति लिखति परिपृच्छति पंडितानुपासयति तस्य दिवाकर किरणैर नलिनी दलमिव विकसति बुद्धि। जो पढ़ता है, अध्ययन तो प्रतिदिन, अध्ययन तो नित्य कर्म है, स्वाध्यायोध्येतव्यः शास्त्र कहता है, अध्ययन करना ही चाहिए, और फिर कुछ लिखना भी चाहिए, और साथियों से, विद्वानों से पूछना चाहिए। यह पठति लिखति या परिपृच्छति, और फिर पंडितान उपासयति, पंडितों की उपासना करता है, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके बैग लेकर के चलेंगे, तो पंडितों की उपासना करता है जो, उसकी बुद्धि कैसे विकसित होती है। उदाहरण देते हैं कि सूर्य के किरण से जैसे कमलिनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि, उस अनुसंधाता की बुद्धि विकसित हो। तो हमें जाननी चाहिए कि हमारा जो मुख्य विषय है उसी के केंद्रित अध्ययन होना चाहिए, तत्संबद्ध हो, दूरान्वयी भी हो, जहां तक हो उससे संबद्ध विषय को ढूंढेंगे और नोट करते जाएंगे। प्रत्येक अध्याय के क्रम से विषय को जो मिले, नवीन विषय जो हमें वर्णनीय है, अधिक बात मिले, तो उसको नोट करते जाइए। और जब नोट करते जाएंगे तो पूरा जब बहुत नोट हो जाएगा, उसके बाद उसको सजा करके लिखना है। तो ये है।
मुख्य विषय आपने लिया, अब उसको सजाएं कैसे? तो निबंध लेखन के समय में निर्देश दिया जाता है छात्रों को कि देखिए, पहले जो विषय पर लेख लिखेंगे, आप गाय पर लिखेंगे, पुस्तकालय पर लिखेंगे, तो क्या करना है हमें? तो सबसे पहले पूर्व रूप अवतरण देना चाहिए जी। प्रसंग क्या है इसका, तो उसको भूमिका भी कहते हैं, पूर्व पीठिका भी कहते हैं। लीजिए, उसके बाद विषय प्रवेश, क्या हम कहने जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा। उसके बाद विस्तार, विषय विस्तार करेंगे, उसके विषय में जितनी जानकारियां हैं सो देंगे, उसके भेदोपभेद और विविध ग्रंथों में उस संदर्भ के लेख, उसका संकलन करेंगे और उसका विवेचन करेंगे विविध अध्यायों में। अंत में उपसंहार करेंगे। उपसंहार कहते हैं सारांश में, निष्कर्ष कहते हैं। वो निष्कर्ष हमारा, हमने किया यह कार्य, इसका निष्कर्ष ये है और इसका सारांश ये है। तो इस प्रकार ज्ञातव्य है कि हम मुख्य विषय जो चयन किया है हमने, उसके विषय में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या जानना है, इस संबंध में यदि ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। इसके बाद आप चलिए, जो स्वशास्त्रीय विषय हैं, तो हम जो लिख रहे हैं वो किसके लिए उपयोगी होगा, ये भी ध्यान देना है। हमें लिखना है, हम लिख देते हैं, ऐसी बातें है नहीं। हम लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, कौन पढ़ेगा, बोधगम्य होगा कि नहीं होगा, इसको ध्यान में रखकर उपयोगिता की दृष्टि से लिखनी चाहिए कि इस विषय का जो अध्येता होगा उसको स्फीततया, स्पष्टतया विषय हृदयंगम हो जाए तो हमारा शोध कार्य सफल माना जाएगा। तो इस विषय में यही जाननी चाहिए। फिर अब देखिए, जो विषय लिया, उस विषय को में क्रम क्या रहेगा, इस विषय पर बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अब पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, उनका उद्देश्य था संपूर्ण संस्कृत भाषा में जो व्याकरण नियम, अपने नियम है, तो संपूर्ण भाषा को देख करके, भाषा व्यापक नियम, अब दीर्घ होगा तो कहाँ कहाँ दीर्घ होगा, प्रकरण, किसी प्रकरण की आवश्यकता नहीं है उसमें, जहां कहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा। फिर किसी आचार्य को ध्यान में आई, जो अब इसका अध्ययन करेगा तो प्रकरण के क्रम से करेगा। वैसे अष्टाध्यायी में भी कारक इत्यादि प्रकरण, तद्धित इत्यादि प्रकरण से ही है, लेकिन कार्य जो है, दीर्घ इत्यादि कार्य जो है, सो व्यापक रूप से दिखाया गया है उसमें। संपूर्ण भाषा का आलोड़न करना पड़ता है उसमें। तो प्रक्रिया ग्रंथकार ने क्या किया, तो उसको प्रक्रिया के अंश में अब प्रयोग की दृष्टि से सूत्रों को सजाया। तो एक प्रयोग के लिए जितना सूत्र की जरूरी, जितनी सूत्र की जरूरी है, उसको एक जगह कर दिया, तो उस क्रम से सजाया। आधुनिक व्याकरण जो पाश्चात्य व्याकरण से प्रभावित हैं, तो उन्होंने पाश्चात्य व्याकरण के अनुसार संस्कृत का भी व्याकरण लिखा। तो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से के लिए लेकर के प्रवृत्त होंगे, आगे चलेंगे,
उस उद्देश्य से वही उद्देश्य लेना होगा। तो सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं और किसके लिए उपयोगी होगा ग्रंथ। उसके बाद आप चलिए ग्रंथ आप सारांकन कर लीजिए पहले। वैसे सारांकन ग्रंथ के अंत में किया जाता है, हमने किया, लेकिन ये दो है, एक है प्रस्तोता और एक है बोद्धा। अब दोनों का समन्वय कीजिए। प्रस्तोता आप हैं, जो शोध लिखने वाले हैं वो प्रस्तोता हैं, और जो अध्येता होंगे जो उसको पढ़ेंगे वे ग्राहक भाव दोनों में है। तो प्रस्तोता जो है वो पहले हृदयंगम कर लेता है सारांश, उसके लिए सारांश प्रथम, उसके बाद विषय। और अध्येता जो है वो विषय हृदयंगम करेंगे, सभी विषय को पढ़ेंगे, उसके बाद अंत में उसको निष्कर्ष चाहिए, सारांश चाहिए। तो आप पहले सारांश तो हृदय में कर लीजिए, हमें ये देना है, इतने वस्तु हैं जिसको हमें विस्तार से कहना है। तो विषय को हृदयंगम करना बहुत जरूरी है। हृदयंगम करिए, और हृदयंगम जब करेंगे तो आगे प्रस्फुटित होगा, विकसित होगा। जैसे आप क्षेत्र में किसी बीज का वपन करते हैं, बीज रोप दिया तो वो विकसित हुआ, बीज है, और आगे चल करके विकसित होगा, बहुत विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो वही वृक्ष बीज जो है वही जो से बीज का विकास वृक्ष है। उसी प्रकार हृदय में बीज, विषय बीज जो है, शोध बीज जो है वो हृदय में रहना चाहिए। इसीलिए शोध प्रबंध के प्रारंभ में आप देखते हैं कि प्रारूप बनाते हैं, शोध प्रारूप बनाते हैं, उसके बाद शोध बीज भी देते हैं। उसमें पृष्ठ निर्धारित है, 10 पृष्ठ की, 5 पृष्ठ की, जहां जिस विश्वविद्यालय में जो हो वो निर्धारित है कि उतने पृष्ठों में आप बीज लिखिए। बीज मान मूल कारण, विषय का मूल तत्व जो है, कारण है, वही बीज है। तो उसका विश्लेषण कीजिए कि शोध कार्य में हम प्रवृत्त क्यों हो रहे हैं। अब अध्ययन कोई करता है तो विद्या गुरु जी पूछते हैं क्यों अध्ययन करते हो, क्या अध्ययन करते हो, अनेक प्रश्न हैं। तो उसका उत्तर होता है जिसकी प्रतिभा जैसी वो उसका उत्तर ऐसे देता है। तो शोध कार्य हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें डिग्री लेनी है, ये उद्देश्य नहीं हुआ, ये उद्देश्य के आभास हैं। आप डिग्री तो मिलेगी ही, लेकिन काम तो करके दिखाइए। तो हमारा ये आपसे निर्देश है आपके प्रति कि आप केवल डिग्री के लिए शोध कार्य न करें, अपितु अपने लिए किस आत्मतुष्टि के लिए, आत्मतुष्टि के लिए, उसके बाद अध्येता की तुष्टि के लिए आप कार्य कीजिए। तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और जब कार्य कर लेंगे आत्मतुष्टि भी मिलेगी जरूर। लोग प्रशंसा करेंगे ऐसे शोध की। तो हम एक ऐसा शोधार्थी बने। अशोधार्थी कहते हैं आप ही हैं सो नहीं, जीवन भर शोधार्थी एक विषय लिख लिया, फिर दूसरा ग्रंथ लिखेगा, फिर तीसरा ग्रंथ लिखेगा। तो शोधार्थी तो जीवन भर रहना ही है, और आजीवन स्वाध्यायोध्येतव्य का पालन करना है, प्रतिदिन अध्ययन तो करना ही है। तो अनुसंधान भी प्रतिदिन करना है। लोग करते हैं, लेकिन कर लेते हैं
कोई केवल अभिव्यक्त करके बोल करके रख देते हैं, तो कोई लिख करके लिख देते हैं। ना कविता सबके हृदय में है, कविता करते हैं, कोई देखते हैं, देख करके प्रकृति को देखा, मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए, हो गया। कितने हैं कि मुग्ध होकर के उसको प्रकट किया किसी के सामने में, और कोई ऐसे क्रांतदर्शी होते हैं को देखा, वर्णन किया और लिखित रूप में उसको कमनीय काव्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो आप डिग्री के लिए नहीं, अपितु कार्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा कार्य जो हुआ सो उपयोगी हो, जिस विषय में हम लिख रहे हैं उस विषय में एक नवीनता लाए, और साहित्यिक सारस्वत योगदान हमारा इस प्रकार का रहे कि प्रशंसनीय हो। तो इस प्रकार इस मुख्य विषय के संबंध में ज्ञातव्य है कि हम अपने विषय पर सतत चिंतनशील रहें, और भृंग जैसे होता है भ्रमर, तो पुष्पों पर जाता है और पुष्पों से सार ग्रहण करके वो पुष्प को सुरक्षित, पुष्प को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे सार लेकर के चला आता है, सार रखता है। उसी प्रकार अध्येता को चाहिए कि विविध ग्रंथों से, विविध विद्वानों से अपने विषयक, स्वविषयक तथ्य का संकलन करके, सारांश लेकर के उसको पल्लवित करना है, विकसित करना है, और यही जो है मुख्य विषय जो हमारा है उसके विषय में ज्ञातव्य तथ्य हैं, और इसी पर हमारा विवेचन चलना चाहिए। आपका एक विषय हुआ कि शोध प्रबंधस्य मुख्य विषय प्रस्तुतये ज्ञातव्या अंशा। इसके विषय में और बहुत हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। अब है दूसरा विषय आपका, वो नोट कर लें कि समीक्षात्मक संस्करणेषु उपयुज्यमानाः पारिभाषिक शब्दाः। एक कार्य हमारा ये भी है कि हम प्राचीन ग्रंथों का परिष्कार करें और समीक्षात्मक पाठ प्रस्तुत करें। हमारे बहुत ग्रंथ, प्राचीन विद्वानों के बहुत ग्रंथ पांडुलिपि रूप में सुरक्षित हैं, जो प्रकाश में नहीं आए हैं, हस्तलिखित रूप में हैं। उसका प्रकाशन करके उसको प्रकाशित करें, संपादित करें और लोगों तक पहुंचाएं, प्रकाशित कर दें। लोग समझे कि उस समय में ऐसा काम हुआ था, उसने क्या है, उसकी समीक्षा करें। तो समीक्षात्मक संस्करण बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये जरूरी नहीं है कि हम पांडुलिपि का ही समीक्षात्मक संस्करण करें। आज के प्रकाशित अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिस पर कि समालोचनात्मक संस्करण होना जरूरी है, करते भी हैं। अब छोटी सी पुस्तक लीजिए, ऋतुसंहार काव्य है कालिदास विरचित। आप उसको विविध ग्रंथों से मिला करके, माने दाक्षिणात्य पाठ है, उत्तरी पाठ है, पूर्व देश का पाठ है, तो पाठ को मिलान करके और समीक्षात्मक संस्करण निकाल सकते हैं। तो ये समीक्षात्मक संस्करण जो ग्रंथ के हैं, प्राचीन ग्रंथ के, वो मुद्रित पुस्तक के भी हो सकते हैं। इतने मुद्रित पुस्तक हैं जो बहुत पहले छपे, अब दुर्लभ हो गए हैं। हमने देखा कि मिथिला तीर्थ प्रकाश एक है, श्री कृष्ण ठाकुर के, 100 वर्ष पहले छपा, अब वो दुर्लभ हो गया है। अब उस समय में लेथो में छपा था, स्पष्ट भी नहीं, पाठ भी गड़बड़ सरबर। उसको लेकर के कोई विद्वान कर सकते हैं कि उसका पाठ संशोधन करें, हो सके तो हस्तलेख भी उपलब्ध करें, मिला करके शुद्ध पाठ विवरण सहित
और समीक्षात्मक भूमिका सहित उसको संपादन कर सकते हैं। तो ये भी शोध का विषय बन जाता है कि प्राचीन ग्रंथों का उद्धार हमने किया, ये भी शोध प्रबंध हो सकता है। तो एक हुआ कि पूर्व से कोई विषय है, अब मृच्छकटिक नाटक है, मुद्रा राक्षस नाटक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम शोध प्रबंध लिखें। हम धात्वर्थ विषय में लेख लिखे कि धात्वर्थ विषय कौंड भट्ट भट्टो दीक्षितयोः कौंड भट्ट नागेश भट्टयोः मतयोः तुलनात्मक अध्ययनम, ऐसा लिखा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे महाभाष्य का कोई टीका है विश्वविद्यालय में, तो उस महाभाष्य टीका प्रकाशितायाः महाभाष्य टीकायाः आलोचनात्मकम संपादन, तो उसका कर लिया, संपादन कर लिया। तो इसमें अनेक शब्द आएंगे आपको जो पारिभाषिक लगेंगे, उसका लोक में अर्थ नहीं होता है, लेकिन वहाँ है उसका। तो इस संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आलोचनात्मक संस्करण में ये शब्द हैं, आप क्या इससे समझते हैं? अब रहेगा उपोद्घात। उपोद्घात क्या है? भूमिका है। ग्रंथ के विषय में पूर्व कथ्य, ग्रंथ जो है जो प्रकाशित कर रहे हैं उसके विषय में पूर्व कथ्य जो है उसको अनेक शब्द में हम कहने की परंपरा है। आमुखम कहते हैं, उपोद्घात, प्राक्कथन, दो शब्द, भूमिका इत्यादि शब्द उसके लिए प्रचलित है। प्रस्तावना, भूमिका से तो बहुत प्रचलित है, लेकिन उपोद्घात इत्यादि शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द है, वो भूमिका उसका अर्थ है। लिखेंगे जो ग्रंथ के विषय में पूर्व कथ्य जो है उसको उपोद्घात कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यास्ककृत निरुक्त में है। यास्ककृत निरुक्त के आदि भाग प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम पद, इसको उपोद्घात कहते हैं। उसमें महाभाष्य का प्रथम आहनिक उसको पसपसाहनिक कहते हैं। पस शब्द से कहा है वहां, पसपसाहनिक प्रयोजनाहनिक। तो इस प्रकार ये सब पारिभाषिक शब्द आएंगे और देखेंगे कि क्या सब होता है और उसमें कौन कौन पारिभाषिक शब्द आते हैं। तो सर्वप्रथम हम उसके विषय में समीक्षा करेंगे। उससे पहले जाना है, जब मैन्युस्क्रिप्ट का, पांडुलिपि का संपादन करेंगे तो वो पांडुलिपि देखेंगे कि कितनी पुरानी है और किस लिपि में है। आज हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, पहले ऐसी बातें नहीं थी। देवनागरी भी चलती थी और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी लिपि। तो मिथिला में जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, आज से 200 वर्ष पहले तक, 100 वर्ष पहले तक सभी मिथिलाक्षर में है। संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं सब मिथिलाक्षर में लिखे जाते थे, यही परंपरा थी। बंगाल में जाइए तो बंगला लिपि में, उड़ीसा में जाइए तो उड़िया लिपि में, आसाम में जाइए तो आसामी लिपि में, नेपाल में जाइए तो नेवाड़ी लिपि में। तो विविध लिपियों में है। ग्रंथ तो संस्कृत के हैं, भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपियां भिन्न हैं। और उस लिपि से दूसरे लिपि में करेंगे, उसको क्या कहते हैं? तो लिप्यंतरण, पारिभाषिक शब्द है। तो एक लिपि से दूसरे लिपि में, माने है मिथिलाक्षर में, आज हम उतार रहे हैं उससे देवनागरी में, उसको लिप्यंतरण कहेंगे। और लिखी है देवनागरी में, ग्रंथ है देवनागरी में, और देवनागरी में ही हम लिख रहे हैं, उसको प्रतिलिपि कहते हैं। समान लिपि में उतारना प्रतिलिपि कर तो प्रतिलिपि कहते हैं। और भिन्न लिपि जो है
बंगाली लिपि है, मराठी लिपि है, और उसको जो आज देवनागरी में लिखेंगे उसको लिप्यंतरण कहते हैं, दूसरी दूसरी लिपि में लिखना। वो कठिन कार्य है, उसके लिए विशेष पंडित होते हैं जो करते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। जो मिथिलाक्षर सीख लेना साधारण बात है, बहुत आदमी जानते हैं मिथिलाक्षर, लेकिन पांडुलिपि पढ़ना जो है वो सब नहीं पढ़ सकते हैं। उस दिन की लिखावट, उसके बाद शब्द को पहचानना, उसके बाद शास्त्र तत्व को जानना बहुत जरूरी है। वे ही प्रतिलिपि कर सकते हैं जो उस शास्त्र के पंडित हों, उस लिपि के विशेषज्ञ हों और विषय जानते हों, तो वे लिपि कर सकते हैं। लिपि केवल लिपि जानने से पांडुलिपि का लिप्यंतरण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले है लिप्यंतरण, मिथिलाक्षर से देवनागरी में किया। और ये ध्यान में रखिए कि हम यदि नहीं से उतरवा लेंगे, मान लीजिए हम आम तोड़ना नहीं जानते, आम खाना है तो अपने नहीं तोड़ सकते हैं तो किसी से तोड़वा तो सकते हैं। इसी प्रकार किसी से आप प्रतिलिपि कराइए, तो वो कहाएगा प्रतिलिपिकार, लिप्यंतरणकार वो हुआ। उसके बाद प्रतिलिपि करने के बाद मिलान करना होता है। मिलान करने वाला जो प्रतिलिपि किया वो सही किया कि नहीं किया, दूसरे व्यक्ति का काम है। वो कर सकता है जो उस लिपि को जानता है और भाषा को जानता है। वो मिलान किया, ये सही मिलान है, कहीं उतार दी। तो पहला स्टेज हुआ कि आप प्रतिलिपि कीजिए, लिप्यंतरण कीजिए, चाहे कराइए। दूसरा स्टेज है कि वो मिलान करना। तो पहला हुआ लिपिवाचक, उसके लिए शब्द है लिपिवाचक, और दूसरा का नाम है मेलक, मिलान करने वाला मेलक होता है। तो मेलक से ये समझ गएंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट से प्रतिलिपि की हुई को मिलान करने वाला मेलक कहलाता है। और उसके बाद चलिए तीसरा हुआ संपादक, उसमें जो प्रतिलिपि किया, मिलान किया, उसमें अर्थ संगति की दृष्टि से दिखाया, अर्थ संगति है कि नहीं है, व्याकरणात्मक शुद्धि है कि नहीं है, जहां अशुद्ध है तो शुद्ध करेगा, और छंद शास्त्रीय दृष्टिया यदि कोई विचार हो तो शुद्ध करेगा। तो अनेक दृष्टि से उसको लिपि वाचन में भ्रम है, इस लिपि के इस अक्षर के बदले इस अक्षर हो गया है, इस सब का विचार अर्थ दृष्टि से वो करेगा। तीसरा हुआ संपादक, और उसके बाद आप प्रेस में चला जाएगा मुद्रण के वास्ते। तो कंपोजिटर हुआ, जो कंपोज करता है कंप्यूटर पर। उसके बाद प्रूफ संशोधन, जो कंपोज किया किसी विद्वान से, विज्ञ व्यक्ति से प्रतिलिपि कराएं और फिर कंपेयर कराएं, माने मिलान कराएं। और संपादन के क्रम में आप